हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। यूट्यूब पर मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उनको आपने देखा भी है, लाइक किया है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आया हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास जो कि किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हो सकता है पीछे स्टूडियो का सेटअप देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आया हूँ आज सरताज सर के पास। पढ़ाई के साथ साथ सर के चैनल पर एंटरटेनमेंट भी मिलता है, तो फिर बिना किसी देरी के मैं इन्वाइट करता हूँ सरताज सर को। सर प्लीज। थैंक यू अनस, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं और आप मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। मेरे ख्याल से कब की बात है ये? सर 2015 की बात है। और देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मतलब एक प्राउड भी फील हो रहा है और एक यकीन नहीं हो रहा है कि जो एक स्टूडेंट था, काफ़ी ज़्यादा चुप चुप रहता था, वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है। तो ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा जो है एक जो स्टडी के प्रति लगाव था, तो वो है। तो वो इंसान को देखो कहाँ से कहाँ लेता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। शुरुआत करते रियली मैं एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए और लोगों से बात करने के लिए। तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एजुकेशन के बाद आपने प्राइवेट सेक्टर में कुछ टाइम जॉब करी, तो आपने टीचिंग प्रोफेशन को ही क्यों चूज किया? ओके, देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने टीचिंग से पहले कई अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में काम किया, चाहे वो कोई एमएनसी हो, चाहे वो कोई कॉल सेंटर हो। इवन मैंने शुरुआत एक कॉल सेंटर से ही की थी, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी थी, और मैं मैंने शुरुआत की। उसके बाद मैंने अलग अलग कंपनीज में नसीब आजमाया। तो वहाँ जो सैलरी एक्चुअली में होती है, खासतौर पे दिल्ली में, तो पता ही है आपको कि आप ग्रेजुएट हैं या 12th पास है तो मायने नहीं रखता, वही 7-8 हज़ार आपको मिल जाते हैं। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं इस लाइन में कैसे अपना करियर बनाऊं। एक्सीडेंटली अगर आप कहें तो एक्सीडेंटली ही मैं यूट्यूब पर आया, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे आपका सवाल होगा तो। और एक्सीडेंटली ही मैं टीचिंग लाइन में आया। मेरे एक फ्रेंड है, उस वक्त मेरे पास मेरा जॉब लॉस हो गया था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा, यार मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ और तुम फ्री हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो प्लीज़ इंग्लिश पढ़ा दो। मैंने कहा, यार चलो ठीक है, खाली बैठे हैं पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देते हैं। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया और मैंने पढ़ाया, तो मुझे मज़ा आने लगा। मुझे मतलब लगा कि यार ये तो बड़ा ही आसान काम है। अब बच्चों को भी मज़ा आता था पढ़ने में, उन लोगों को भी लगता था कि हाँ सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं ना प्रोफेशनल, मैं सच बताऊं आपको अनस, कि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। जैसे लोग बीएड करते हैं, उसके बाद सीटेट क्रैक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कभी प्रोफेशनली टीचिंग किसी से सीखी नहीं कि कैसे करते हैं। कभी लोग ऐसे भी होता है कि पहले छोटे छोटे बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, फिर एक सीखते हैं, फिर बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने डायरेक्टली, मैं कल लेटा हुआ और आज मैं क्लास में आ गया, वो हाल था। मार्कर पकड़ना नहीं आता था, मतलब लिखता था मार्कर टेढ़ा चलता था ऐसे, क्योंकि आदत ही नहीं थी। तो वो एक्सीडेंटली मैं आया, फिर मुझसे मज़ा आने लगा, और मेरे मज़े से ज़्यादा मायने रखता है कि सामने वाले को समझ आने लगा। अब जब वो समझ आने लगा तो लोगों को मुझसे प्यार हो गया, मुझे मेरे पैशन से प्यार हो गया, मुझे लगने लगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि यस, आई एम मेड फॉर इट, मैं इसके लिए बनाऊँ। और मैंने फिर भैया नहीं बिल्कुल सर, ये बात तो मैं ही मानूंगा, क्योंकि जो मैंने आप साथ पढ़ता था, तो आप जिस तरीके से पढ़ाते थे, वो एक वे और एक लहजा ऐसा है कि पता नहीं क्यों याद रह जाता है, और हंसी हंसी मजाक होता है, हमको पढ़ भी लेते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता ही नहीं कि हम क्लास लेने आए हैं, पढ़ने आए हैं। नहीं, तो ये मेरा कुछ था जो मैंने अपना, जिस तरीके से अपना टीचिंग का करियर स्टार्ट किया। ओके सर, तो आपने टीचिंग के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपने टीचिंग के साथ साथ यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड करना चालू करी। तो स्टार्टिंग में व्यूज आने में काफी टाइम लगा, लेकिन आज सर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप इस पूरे टाइम पीरियड के स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? रियली ये वाला सवाल ना बहुत मुझसे जो मिलता है ना वो पूछता है, क्योंकि मुझसे ज्यादातर मिलने वाले कौन होते हैं, जो अब, क्योंकि अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी टीचर से पहचान थोड़ी सी बदल गई है। मैं टीचिंग करता था, नाउ एज अ यूट्यूबर भी वर्क कर रहा हूँ। तो मुझसे जो ज़्यादातर लोग मिलते हैं उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल होता है। तो जाहिर सी बात है कि मुझसे ये क्वेश्चन तो वो ज़रूर करते हैं कि आप यूट्यूब पर कैसे आए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं जब टीचिंग मैंने ज्वाइन की, तो वो एक एक्सीडेंटली ज्वाइन की। मतलब मैंने बताया अभी मैं सो रहा हूँ, कल मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला हाल था। यूट्यूब पर भी मेरा यही हुआ। मेरा एक स्टूडेंट है और उनका नाम है मुदस्सिर। अब बीटेक उनका कंप्लीट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस मामले में। हुआ ये था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले स्पीकिंग नहीं कराता था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, इंग्लिश ही पढ़ाता था। इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था। बुक उठाई, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स साथ बैठते थे। तो मैं, एक बहुत सारे बच्चे होते थे, क्योंकि लोगों को मुझसे पढ़ना, बच्चों को पसंद आता था, बैच बड़ा हो जाता था। तो क्या होता था कि आप एक ही बैच में तीनों ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो मैं फर्स्ट वाले को पढ़ा रहा हूँ, तो सेकंड वाले ने कहा सर मैं बैठा हुआ हूँ। सेकंड वाले को पढ़ा रहा हूँ, थर्ड वाले ने कहा मैं बैठा हूँ। तो मुझे उसी में से एक स्टूडेंट ने सलाह दी कि अरे सर आप वीडियो बना दिया करो, एक काम करो वीडियो बना दो, हम वीडियो देखते रहेंगे, आप फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा लो। मैंने कहा ये तो सही करा, मोबाइल था, बाद में यूटिलाइज हो जाती होगी, एनर्जी सेव होती होगी। हाँ वो भी था। अब मैंने वीडियो शूट कर ली, रात को बैठ के, सुबह लैपटॉप मेरे साथ रहता था हमेशा, उन्हें पकड़ा दिया, पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया। मगर एक दिन क्या हुआ, मैं अपना लैपटॉप ले जाना भूल गया।
अब वो सेकंड ईयर वाले आ गए, लैपटॉप ले जाना भूल गया, शायद वो खराब हो गया था, ऐसे कुछ था मसला। अब वो सेकंड ईयर आ गए, सर हम बैठे हैं, मगर यार लैपटॉप तो नहीं है। अरे सर आपकी वीडियो यूट्यूब पे तो हो गया, वहाँ बैठे बैठे देखते रहेंगे, आप पढ़ाओ। मगर ये क्या होता है मतलब उस वक्त मैंने उनसे कहा कि ये क्या होता है यूट्यूब, तो उन्होंने उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया YouTube क्या होता है। मुदस्सिर मैंने नाम अभी बताया आपको उनका, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट है मेरे, और आप तो बहुत मैच्योर हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, हाँ ओके। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप YouTube पे अपलोड करो। मैंने YouTube पे अपलोड की, बट बिलीव मी कि मैंने व्यूज़ के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं की, मैंने करियर के पर्पज़ से नहीं की, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं कल को लैपटॉप नहीं लाता हूँ तो ये अपने मोबाइल में देख लेंगे। बट 7-8 दिन बाद मुझे क्या बताता है कि स्टूडेंट, अरे सर आपकी वीडियो पे तो बहुत सारे व्यूज़ हैं। मैंने कहा वो क्या होते हैं भाई, तो कहा अरे सर देखो, फिर मुदस्सिर के पास दोबारा गया, मैंने कहा ये व्यूज़ क्या होते हैं, कि अरे सर आपको लोग देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। फिर आया इंटरेस्ट, और फिर जो इंटरेस्ट आया भाई वो आज तक नहीं रुका। तो ये एक मतलब ये कहानी है यूट्यूब पर आने की। किसी को देख के नहीं आया, कभी भी ये नहीं सोच के आया कि मुझे पैसे कमाने यूट्यूब पे या फिर फेमस होना है, एक्सीडेंटली। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो पीछे से मतलब धक्का दे दे के यहाँ तक ले आई। उन जिन वीडियोस का जिक्र कर रहा है वो, हालांकि सर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा खैर वो उसमें ना तो मुझे एक इंग्लिश के एग्जाम देना थे, लेकिन फिर भी उन वीडियोस को और कहानियों को मैं सुना करता था। वो अभी भी मौजूद है, वो अभी मौजूद है, क्योंकि आप जिस तरीके से समझाते थे तो कहानी सुनने में अच्छी लगती, जो लेसन ऐसे हुआ करते थे वो अभी पढ़ी। मैंने पता क्या, मैं ये देखता था कि ग्रेजुएशन की इंग्लिश की क्लास है तो टीचर्स इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, भाई वो उनका वे है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है वो। बट मुझे कहीं ना कहीं लगा मैं बैक बेंचर हूँ, तो मुझे ये टीचर पढ़ाएंगे तो जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो इस वाले बैक बेंचर को कैसे आएगा। सो एज अ बैक बेंचर टीचर मैंने बैक बेंचर्स को पढ़ाया। मतलब मैंने सोचा कि इसको आसान भाषा में हिंदी में समझा, बिल्कुल देसी भाषा में, तो वो हुआ, तो लोगों को पसंद आया और फिर वो वायरल हो गया। तो सर अगर मैं आपकी पिछली 5 से 7 साल की लाइफ अगर देखूं, इस बीच आपने इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ाया और उसके बाद आपने यूट्यूब पर स्टार्टिंग की, तो दोनों ही मेथड में सर आपने पढ़ाया है। तो आप किस मेथड को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग? ओके, ये सवाल भी अच्छा है। देखिए ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग का नाम बच्चों ने अब आके सुना है, खासतौर पे कोरोना टाइम पे। यूट्यूब काफ़ी पुराना है, जिस टाइम में टीचिंग करता था उस टाइम भी यूट्यूब था, लोग इतना ज़्यादा नहीं दिखते थे। लेकिन जब से कोरोना का टाइम आया है और स्कूल्स बंद हुए हैं, तब से ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया। मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन सभी दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं ये देखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनकी राय ये होती है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि टीचर सामने हैं आपके, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं वगैरह। लेकिन मेरी पर्सनल जो राय मैं बताऊँ अनस की, जो इंसान है ना वो टाइम टू टाइम बदलता है। एक टाइम था लोग गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, फिर स्कूल्स का टाइम आया, हॉस्टल्स का टाइम आया, और मुझे लगता है ये जो टाइम है ये ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। ऑनलाइन क्लासेस बाकी क्लासेस से ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे है कि आप यूट्यूब पे देखिए, अभी आप मान लीजिए लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आपको LLB का ट्यूशन लेना है और आपके पास LLB के ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, बहुत महंगी फीस है। यूट्यूब पे मैं कहता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो। आप अगर माइंड है आपका पढ़ने का और आप शार्प हैं पढ़ने में, आप यूट्यूब से भी वो एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि ऑनलाइन से टीचिंग वहाँ तक पहुँची है जहाँ तक एक्चुअली में टीचर या स्कूल या कॉलेज नहीं पहुँच सकता था। दूसरी टाइम सेविंग हुई है, आजकल क्राइम है, बच्चों को बाहर भेजना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट अप हो रहा है आगे। अभी ऐसा नहीं है कोरोना टाइम खत्म हो गया तो सब कुछ ऑफलाइन हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये ऑनलाइन चालू रखना चाहिए, स्कूल्स में भी वीकली क्लासेस ऑनलाइन देनी ही चाहिए, भले ही स्कूल्स खुले क्यों ना हो। और ऑनलाइन टीचिंग फायदेमंद होती है, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो उसे सीरियसली ले। कई स्टूडेंट होते हैं स्क्रीन ऑफ कर दी, पीछे कुछ भी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो वो आप टीचर की गलती थोड़ी है, वो पढ़ाने वाले की गलती नहीं है भाई, स्टूडेंट की गलती है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो शायद उस तरीके का दे नहीं पाते हैं स्टूडेंट को कि क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग एक मीटिंग में जुड़ जाते हैं। सो चीज़ ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है इसे सही तरीके से अगर यूज़ करें। तो मेरा जो फेवर है तो मैं तो ऑफकोर्स ऑनलाइन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो गांव के बच्चे, वो दूर दराज के बच्चे जहां पर मेरी पहुंच नहीं थी, शायद मैं उन्हें कभी जानता भी नहीं हूं, वो मुझे नहीं जान सकते थे, या मैं कहीं पर कभी पहुंच नहीं सकता था। लेकिन एक यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज वो इंग्लिश सीख रहे हैं, उन्हें टेंसेस पता है, मॉडल्स पता है, मुझे जानते हैं, मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। तो ये एक एजुकेशन जब फेल रही है तो उसमें बुराई क्या है। तो ऑनलाइन के मैं हमेशा फेवर में हूँ। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट सर इसका ये है कि जो एफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने फोन पर पढ़ सकते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन का तो कोई मोल ही नहीं होता। आप जो फीस दे रहे हैं तो वो एक अलग चीज हो, एजुकेशन की नहीं दे रहे हैं, वो टीचर की मेहनत की दे रहे हैं, जो वो टाइम स्पेंड कर रहा है आपके साथ। तो एजुकेशन का कोई मोल लगा ही नहीं सकता। तो वही चीज है कि आप वही एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, घर पर बैठकर आपको बस
आजकल डेटा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो ही गया, सस्ता, तो ऑनलाइन टीचिंग बेटर है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, खैर ये थोड़ा ऑड लगा है कि मैं एक टीचर से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ सर, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? अरे नहीं, ओल्ड नहीं है ये, आपको हक है कॉलेज में जाने का। इवन मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को हक है कि वो जिस टीचर से पढ़े उनसे पूछे कि सर आप कितना पढ़े हुए हैं। एडवांस ज़माना है, लोग मुझसे पूछते हैं। ओके, लेकिन मैं बताने से पहले बता दूं, अनस से कम है। अनस पीएचडी प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं पीएचडी के बारे में भी सोच भी नहीं सकता हूँ, तो आपकी क्वालिफिकेशन उससे ज़्यादा है। लेकिन हाँ, मैं बता देता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स भी इंग्लिश में किया है और अभी मैं एलएलबी कर रहा हूँ। और मेरा सपना है कि मैं इसको कहीं रोकूँ ना और कंटिन्यू रखूं। पीएचडी वगैरह का तो सपना नहीं है, इतना माइंड तो नहीं है, लेकिन एलएलबी का एक मतलब जागा दिल में। मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि आप एलएलबी करो, वो भी जो है क्या नाम है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ठीक है, एलएलबी एक बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं अभी फिर एलएलबी कर रहा हूँ। लेकिन एक अनस, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लोग उससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमें हक है अपने विचार रखने का, है ना। आप तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस और इस चीज़ के जानकार हो, आपको तो पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक टीचर होता है वो एक मैकेनिक की तरह होता है। मैकेनिक मतलब कि मैकेनिक का क्या काम होता है कि उसको एक चीज़ की नॉलेज है, वो उसे ठीक कर सकता है। He does not need any kind of the qualifications. उसको qualifications की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि टीचर भी ऐसा ही है कि उसको किसी qualifications की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि वो बस अपने पैशन में परफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैं एक एलएलबी की बुक है सपोज, है ना, या कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ तक मैं कभी सोच नहीं सकता। एक साइंस की बुक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये बुक है। अब मुझे कोई कहे कि ये सर आपको टीच करना है, अब कोई कहेगा आपने क्या किया, मैंने कहा मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का हूँ। अरे आर्ट्स के तो साइंस कैसे पढ़ा सकते हैं, इम्पॉसिबल। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो पढ़ा सकता है, ही इज़ अ टीचर। उसको क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने वो साइंस पढ़ी है कभी नहीं पढ़ी है। ही इज़ अ टीचर, वो उस बुक को पढ़ेगा, कहीं से भी मेहनत करेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेगा एंड अपने स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएगा। ही इज़ अ टीचर, वो टीचर है। सो जरूरी नहीं है कि मैं साइंस पढ़ाऊं तो मुझे मैंने बैकग्राउंड मेरा साइंस ही होना चाहिए। तो टीचर इज जस्ट लाइक अ मैकेनिक। एक नई कार आती है तो मैकेनिक को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसको एक बार पता करना है, हाँ भाई साहब कैसे ठीक होगी, ऐसे ठीक कर देंगे, कल से ठीक हो जाएगा। तो वो एक टीचर होता है, तो टीचर ऐसे ही होता है। तो ये मुझे लगता है, पता नहीं आप या आपके व्यूअर्स क्या सोचते हैं। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट, राइट, एंड द मेन पर्पस ऑफ द टीचिंग दैट दिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मेरी बात बस आप तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी लंबे समय से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं, तो इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में? और जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फियर फील करते हैं, काफ़ी हेजिटेट फील करते हैं इंग्लिश बोलने में, हालांकि उनका ग्रामेटिकल पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों बोल नहीं पाते। हाँ, तो वो उस फियर से, उस डर से कैसे ओवरकम हो, कैसे बाहर आए? ओके, दो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे लग रहा है इसमें अटैच है। पहला क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी क्यों है, क्या आपको लगता है? और दूसरा ये मैटर क्यों करती है, और दूसरा ये है कि स्टूडेंट अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। मैं पहले का जवाब देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा दूसरा। आपने कहा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखिए, एक कहावत है कि जाल बिछाते हैं जब हम दूसरों के लिए तो खुद ही फंस जाते हैं। तो वो हमारे एक समाज का वो हो गया है कि हमने पहले एक ये सोचा था कि जो इंग्लिश बोलेगा वही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होगा, जो है जिसको इंग्लिश आती होगी तो वही बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। और आज हम उसी में फंस चुके हैं कि आज वो इंग्लिश इतनी कंपलसरी हो गई है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे अनपढ़ समझते हैं। अब मेरी गली में एक डॉक्टर है, तो उनको इंग्लिश नहीं आती है और वो बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर है, लेकिन लोग उनके पास नहीं जाते, कहते वो पर्चा हिंदी में लिखते हैं। तो मैंने कहा पर्चा हिंदी में लिखते हैं तो क्या हुआ, मतलब डॉक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, और इंग्लिश नहीं आती तो उससे उनके आप वो थोड़ी वो जज कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, सच्चाई ये है कि इंग्लिश ज़रूरी है। अब आके मेन ये हो गया, आप चाहे किसी स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की बात करें और अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको इंग्लिश का कई सारे कॉम्पिटेटिव लेवल्स होते हैं जिसमें इंग्लिश में ग्रामर आती है। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट पोस्ट पे जाना चाहते हैं तब भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप प्राइवेट को तो भूल ही जाइए, इंग्लिश के बिना आप कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकते। बहुत सारे मेरे पास ऐसे ही केसेस आते हैं, सर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे वो वाली जॉब चाहिए, वो नहीं मिल रही है। इवन एक दो तो केस ऐसे भी आते हैं, सर मेरी शादी नहीं हो रही है ऐसे भी केस आते। मैंने कहा ये नई इन्वेंशन हो गई है, ये भी आई। मैंने कहा
ये बैच मुझे अलग बनाना पड़ेगा, दूल्हों का, दुल्हनों का, मेरे को शादी नहीं हो रही है। तो ऐसे भी केसेस आते हैं कि शादी नहीं हो रही है, इंग्लिश नहीं आती है। तो अब हाँ हो गया ऐसा, और बहुत सारे लोग अब स्टडी को लेकर अवेयर हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना चाहते हैं। अब इंग्लिश नहीं आती है, आईलेट्स का एग्जाम कैसे देंगे, विदेश में सर्वाइव कैसे करेंगे, तो इंग्लिश कंपलसरी हो गई है। तो अब पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। उनका हमारा टाइम जैसे तैसे बीत गया है, लेकिन एक आने वाली जो जनरेशन है उसको इस लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज बता दूं अनस, कि इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये मत सोचना कि इंग्लिश पे ही जोर देना है। मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को आज से 20 साल बाद आप देखोगे तो आप जानोगे कि किसी और थर्ड लैंग्वेज का आना भी जरूरी है। तो मैं हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि बेटा इंग्लिश सीखो, इंग्लिश के अलावा एक और फॉरेन लैंग्वेज सीखो, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो। लैंग्वेज अपना एक हॉबी बनाओ सीखना। ये कोई कोर्स या पढ़ाई थोड़ी है, ये थोड़ी डिग्री कर रहे हो, तुम अपना जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लैंग्वेज सीखो साइड में। यूट्यूब है, ऑफलाइन क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि बचपन से ही इंग्लिश का माहौल घर में क्रिएट करें। वो इंग्लिश नहीं बोल सकते तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अच्छे सर्कल में उन्हें डालें ताकि इंग्लिश अच्छी हो सके। साथ ही साथ उन्हें किसी थर्ड लैंग्वेज में ज़रूर इन्वॉल्व करें, उसकी बेसिक तो कम से कम सिखाएं। दूसरा, आपने कहा कि इंग्लिश कैसे सुधारें, तो पता है 90% केसेस ऐसे होते हैं, सर इंग्लिश समझ में आती है, बोल नहीं पाता हूँ। ये सवाल ना मतलब सबका होता है। वह अच्छा सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे समझ लेगा। फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं हॉलीवुड का गाना चला दूंगा, ठीक है समझ में आती है तो हिंदी ट्रांसलेट कर, नहीं इस लेवल की नहीं आती। अच्छा चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो बोल क्यों नहीं पाते हैं? 2 वजहों से नहीं बोल पाते। एक तो उन्हें ये डर लगता है कि मैं इसके सामने इंग्लिश बोलूंगा तो ये मार देगा, काट के डाल देगा या मर्डर कर देगा। ये डर निकालो यार, ऐसा कोई थोड़ा ही होगा। गलत बोल दी तो बोल दी। बहुत सारे लोग होते हैं, सरताज सर मैंने ना जाने कितनी वीडियो में अपनी कई बार टेंसेस वगैरह में लेफ्ट राइट हुआ होगा। तो आई एम ह्यूमन एंड यू आर ऑल्सो ह्यूमन, तो आप कर सकते हैं गलतियां। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में शुरुआत करें बात करने की तो पहले आप करें। अब अनस मान लीजिए आप और मैं इंग्लिश में डिबेट करने जा रहे हैं और अनस ने सोचा कि पहले सर को बोलने देते हैं फिर मैं बोलूँगा। मैं बता सकता हूँ कि डिबेट मैं ही जीतूंगा क्योंकि आपने पहले हार मान ली। जो शुरुआत इंग्लिश में करता है, जो बात इंग्लिश में करता है, हमेशा वो जो है कभी घबराता नहीं है, और जो बाद में बात करेगा वो घबरा जाएगा। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, अपना एक अच्छा सा सर्कल बनाएं और ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो इंग्लिश बोलते हो। आजकल तो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस पर आप आसानी से लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। शर्म भी नहीं आएगी, चेहरा नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिनके जरिए आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इंग्लिश से बहुत जल्दी, मतलब टेक्नोलॉजी का टाइम है, मैं कहूँ तो पुराने ज़माने से ज़्यादा आज आसान है इंग्लिश सीखना। सर हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट हैं और कुछ यूट्यूब पर भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स को और जो यूट्यूब के न्यू क्रिएटर हैं उनको क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? Okay. अच्छा, स्टूडेंट्स को और यूट्यूब क्रिएटर्स को। ओके देखो, स्टूडेंट्स को तो मेरी यही सलाह है कि देखो पढ़ाई लिखाई ही बहुत ज़रूरी होती है, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, लैंग्वेज आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया ना अभी आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था, और ये हकीकत है कि अगर कोई बच्चा मोहल्ले में इंग्लिश में दवाइयों के नाम पढ़ लेता है तो पूरा मोहल्ला कहता है ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी साइड क्वालिफिकेशंस के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि इंग्लिश साइड क्वालिफिकेशंस हो तो मेन है। तो इंग्लिश को अपनी अच्छी करें, अपना टाइम इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा दें, और इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 महीने अगर आप लगा कर दे देते हैं तो आपको टूटी फूटी इंग्लिश आ जाती है, और जिसको टूटी फूटी इंग्लिश आ गई तो पक्की बात है 2 महीने के अंदर वो फ्लुएंट भी बोलने लगेगा। तो 5 मंथ्स के अंदर आप अपना इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ये ज़रूरी है, आपको अभी शायद इसकी पहचान ना हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर आपको इंग्लिश की वैल्यू पता चलेगी जब आप बड़े होगे, जॉब तलाशने निकलोगे। दूसरी चीज़, क्रिएटर्स को यूट्यूब में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जिस टाइम में मैं आया था कंपटीशन नहीं था, शायद यही मेरी सक्सेस का राज है कि कंपटीशन नहीं था और मैं अकेला सा जैसे दौड़ रहा था तो आ गया। अब तो इतने हैं कि शायद मैं उनसे कॉम्पिटिट करूँ तो कहीं टिकता नहीं हूँ मैं उनके आगे कहीं से कहीं, लेकिन कंपटीशन बड़ा है। तो टैलेंट आप दिखाइए, रियल टैलेंट है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दूसरों तक बड़ी आसानी से पहुँचा सकते हैं। एक जो है देखा है आपने लोगों में कितने ज़्यादा लोग पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो टैलेंट आपके अंदर है, आप यूट्यूब पर दिखाइए। कभी भी कॉपीराइट कंटेंट मत यूज़ कीजिए, किसी का म्यूजिक हो, किसी की पिक्चर हो। जो भी यूट्यूब पे क्रिएटर हो तो सब ये चीज़ें जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ यही बेसिक चीज़ें हैं यूट्यूब पर टिकने के लिए, और इन्हें आप फॉलो करते रहेंगे। ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, तो आपको वायरल होने से, आपके चैनल को वायरल होने से
कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू प्रेजेंट विद यू। और उम्मीद करता हूँ सर जो भी टिप्स आपने स्टूडेंट्स को दी हैं, हमारे व्यूअर्स को दी हैं, वो उनके लिए यूजफुल साबित नहीं, होंगी। थैंक्स टू यू अनस जी कि मतलब मुझे, मैं बता ना आपके साथ कितना प्राउड फील हो रहा है मुझे खड़े हुए एक बात करते हुए आपसे। अच्छा लग रहा है कि आपकी एजुकेशन है जो आपको इस लेवल तक लेकर आई है। सो थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू एंड आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चंस। दैट वाज रियली ग्रेट टाइम विद यू। It's a pleasure थैंक्स अ for लॉट। me, sir. एंड गाइस प्लीज आप अनस क्लासेस चैनल को, यही नाम है ना यूट्यूब चैनल का आपके, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वाले इंटरव्यू को प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बाय।